लव स्टोरी सुना दो सर, संजीव सर का लाडला। बेटे पिटाई खाएगा अभी है? निकर पहनने की उम्र में तो लव स्टोरी सुनना चाह रहा है? जब तेरे जैसी उम्र में थे ना हम, तो हमारी मम्मी जो है ना, जो नेकर, एक छोटा सा निकर नहीं आता गांव में, आपको पता होगा, बड़े वाला भी नहीं, छोटे वाला, उसी को पहना के और ऐसे ही भगा देती थी। समझ रहा है? और तुझे भी लव स्टोरी सुननी है? कैन आई सेड टू माई मदर, कैन कैन का पास्ट क्या होगा? डायरेक्ट से, अगर पिंकी एक चिड़िया होती मेरे दोस्त, तो वो ऊंची उड़ान भरती। इसीलिए कहते हैं कि बेटियों को पढ़ा लो, न जाने ये समय कब बीत जाएगा। एक माँ बाप को जितना पैसा उसके दहेज के लिए जोड़ना पड़ता है, अगर उसका 10% भी वो माँ बाप अपनी बेटियों की पढ़ाई पे लगा दे मेरे भाई, तो जिंदगी में दहेज देने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, और ना ही कभी शादी के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ी लिखी बेटी ही अपने आप में एक दहेज है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी माँ बाप से कि बेटियों को पढ़ाइएगा, ये नाम रोशन करती हैं। हर बेटी खराब नहीं होती है, हर लड़की खराब नहीं होती है, पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती हैं। एक भरोसा लड़कों की तरह बेटियों पर करके तो देखिए, बहुत मेहनत करती हैं लड़कियां। तो मेरे भाई, वुड क्या है यहां पर? वुड वुड कि डिकेड और सेंचुरी में क्या फर्क है? डिकेड और सेंचुरी में क्या फर्क है? मिलेनियम तो 1000 साल का हो गया, डिकेड कितना होता है? 10 साल का, और सेंचुरी कितना होता है? 100 साल का। और टिमिड, टिमिड यही तो आंसर होगा। एलिजी क्या होता है? एलिजी को हम कहते हैं शोक गीत, किसी की मृत्यु पर गाया हुआ गीत, गीत 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 सॉन्ग, उसे कहते हैं एलिजी, ठीक है। और टी टोटलर कौन होता है? वन हु डज नॉट टेक एल्कोहल या ड्रग्स, कोई भी एल्कोहल ड्रग्स। आप में से कौन कौन टी टोटलर है? जो आप में से टी टोटलर है वो कमेंट बॉक्स में थम्स अप डालो, दिल फेंक के मारो कि भैया मैं प्रॉमिस करता हूं, मेरे साथ कसम खाओ, कसम खाओ कि भैया कसम खा रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे, जीवन में 2 काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं कभी भी ड्रग्स नहीं लूंगा, मेरे ऊपर कितनी भी समस्याएं जीवन में क्यों ना आ जाए, मैं ड्रग्स कभी नहीं लूंगा। मैं कभी भी सिगरेट नहीं पीऊंगा, मुझे कोई कितना भी परेशान कर ले, कितना भी। देखो दोस्त हमेशा आपको ये कह के करेंगे कि देख बेटा इसमें दम नहीं है, ये नहीं है। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं ड्रग्स कभी नहीं लूंगा, मैं स्मोकिंग भैया कभी नहीं करूंगा, मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, मैं अल्कोहल का सेवन नहीं करूंगा। कारण, क्योंकि ये तीनों चीजें जो हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करती हैं, बर्बादी। चाहे वो पहले, सबसे पहली बर्बादी कहां होगी? तुम्हारे अपने शरीर की होगी। जिस शरीर में ताकत होनी चाहिए, उस ताकत को खत्म करके ये आपकी बर्बादी तय करती हैं तीनों चीजें। पूरा शरीर बर्बाद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरा, जिसका शरीर खत्म हो गया उसका करियर खत्म हो गया, और जिसका करियर खत्म हो गया उसका परिवार बर्बाद हो गया। तो क्या तुम तीन चीजें बर्बाद करना चाहते हो? क्यों बोला मैंने बहुत बच्चों को आज के समय पर देखा है कि वो कम उम्र में, समझदार उम्र में नहीं पड़ता इंसान, लेकिन आपकी जो उम्र है 16, 17, 18, यही यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत होती है, और आपको बहलाया फुसलाया जाता है। तो इसीलिए कसम खा लो कि भैया आज के बाद कभी भी नहीं करूंगा। हां, शौक करना है तो मेरे भाई शौक करो, आपको एक्सरसाइज करनी है, जिम करो, रनिंग करो, योगा करो। कभी भी जीवन में अगर मैं आगे चल के थोड़ा बहुत जीवन में पैसा कमाया और मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो मैं आपकी मदद करूंगा आगे चल के। मेरा फ्यूचर प्लान भी ये है कि मुझे इस जनरेशन को जो बहुत बर्बादी की तरफ जा रही है उसको ऐसे तरफ मोड़ना है। पर पहले फर्स्ट अपने पे अप्लाई करो, ठीक है? मान लो मैं तो एक्सरसाइज नहीं करता हूं, तो मैं कैसे आपको उपदेश दे सकता हूं? ठीक है, तो मैं फिर से कम बैक की एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप में से कौन कौन मेरे साथ रूटीन में करेगा? और डेली तो नहीं, लेकिन हर दूसरे दिन मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा कि देखो कैसे रिकवरी की जाती है। जब इंसान बिल्कुल बिस्तर पे पड़ा हो, पैर टूट गया हो, मौत सामने दिखाई दे रही हो, उसके बाद भी कैसे किया जा सकता है। ये सिर्फ हौसलों से होता है, जीवन में हारना नहीं है मेरे भाई। फिर से वापस आ रहे हैं हम मैदान में, फिर से एक्सरसाइज और रनिंग फिर से स्टार्ट करेंगे। आज मेरा वजन बहुत बढ़ गया है, पहले जैसा नहीं रहा हूं मैं, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, और मेहनत से सब कुछ होता है मेरे भाई। बहुत जल्दी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको भी करना है मेरे साथ, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन। वन शुड बी केयरफुल व्हेन ही, ठीक है, एनडीए वाली ज्यादा आ रही है, एनडीए वाली ज्यादा आ रही है। हाँ चलो ठीक है, एनडीए वाली, ठीक, सुन लो ध्यान से। फिर से बता देता हूं, कहानी शुरू करने से पहले जो कुछ भी था, जैसा भी था, मैं एक एक बातें रियल बताऊंगा, नेचुरल बताऊंगा। इसीलिए मैं कभी भी अपनी क्लासेस में बच्चों को यूट्यूब के मोटिवेशंस नहीं देता हूं, क्योंकि मेरे जीवन में ही इतनी चीजें अप एंड डाउन हुई है, तो मैं हमेशा अपनी ही कहानी सुनाता हूं जो एक्चुअल में हुई है और जो इंसान को प्रैक्टिकली करनी होती है। रील्स में देख के तो हवाबाजी में कोई भी वीडियो बना देता है, बट सच्चाई पे, ठीक है? उसके ऑथेंटिकेशन के लिए मैं फिर से आपको बताऊंगा, भाई ये सरस्वती है जिसने मुझे जीवन में सब कुछ दिया। जो भी बताऊंगा सच ही बताऊंगा, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज नहीं मैं लपेटने वाली बताऊंगा खामा खांगी, जो मेरे जीवन में सच में हुआ। तो एनडीए की जो मेरी जर्नी है वो क्लास 12th के बाद शुरू हो जाती है। क्लास 12th के बाद मेरी एनडीए की जर्नी जो है वो शुरू हो जाती है।
मेरे एनडीए करने का उद्देश्य कैसे बना मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है, कि कहां से मैंने एनडीए तैयारी की, करनी क्यों स्टार्ट की, कारण क्या था, ठीक। 3 ही मिनट लूंगा, 3 मिनट में सारी बताऊंगा फटाफट। देखो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, ये अगर सुनाऊंगा तो इसका बाद में कभी सुनाएंगे, है ना। 10th से 12th, मेरे 10th में थे 87% मार्क्स। 87% मार्क्स मेरे 10th में थे, और उस समय सीबीएसई से मैं पढ़ा हुआ हूं, ठीक है। सीबीएसई में हमने, हालांकि मैं गांव से ही हूं आपकी तरह, गांव में ही, मेरठ में सुना होगा आपने, मेरठ के एक गांव से हूं, सलावा नाम आपने सुना होगा, वहीं से मैं हूं, ठीक है। तो जैसे आप हो किसान के बेटे, मैं भी किसान का ही बेटा हूं। तो 10th में मेरे अच्छे मार्क्स थे, लेकिन 12th में घट गए, कितने घटे ये मैं बताऊंगा नहीं। तो मेरे मम्मी पापा, मेरे चाचा, मतलब हमारा जॉइंट फैमिली होता था, तो वहां पे क्या है कि हमारे घर वालों को मेरे से बहुत उम्मीद थी, और मैं बड़ा लड़का हूं अपने परिवार का। तो घर वालों को 87 से 97 पे जाना था। मुझे आज भी याद है, जब 10वीं का रिजल्ट आया तो सब लोगों ने गुस्सा हो गया कि तेरे स्कूल में तो 98 97 टॉपर्स है, तेरे दोस्त के भी 98 है, तू 87 पे क्या कर रहा है। अब उस समय पर सबको पता, पेरेंट्स की यही चीज होती है, क्योंकि मुझे बड़ा बुरा लगा, मैंने कहा इतनी मेहनत करी तलाए लेकिन इन शॉर्ट, उसके बाद हमने बहुत मेहनत करी, और मेहनत करके हम घट गए। कहां मेहनत करी वो बता देंगे बाद में, ठीक है। तो अब रिजल्ट आने से पहले ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि, क्योंकि जो कहते हैं ना कि वो कौन सी मूवी है कि मौत बड़ी कसाई नुमा होती है ना, हमारे द्वारा दी गई। तो मुझे पता था कि मेरे घर वाले, क्योंकि आज जो घर वाले हैं जिस नजर से मुझे देखते हैं, उस समय पर आप समझते हो एक बच्चे के रूप में, तो घर वाले कसाई होते थे उस टाइम की, मार पिटाई मैंने जीवन में बहुत खाई है। तो मुझे पता था कि मेरे जॉइंट फैमिली है, मुझे सिर्फ पिताजी नहीं मारेंगे, हमारे चाचा भी मारते थे, सब पूरा परिवार मारता था हमें, ठीक है। और खासकर क्योंकि मैं बड़ा था तो सबका हाथ मुझ पे ही चलता था बढ़िया तरीके से। तो मुझे पता था कि मौत भाई निश्चित है, अब यहां से भागना पड़ेगा। तो मैंने कोई रास्ता ढूंढा, मैंने सोचा कि यार कहां जाया जाए कि एटलीस्ट रिजल्ट आए, तब तक तो यहां से दूर रहे। तो मैंने अपने दिमाग में प्लान बताया कि यार एक काम करते हैं, कहीं दूर चलते हैं। तो मैंने देखा कि यार एनडीए की तैयारी कहां की जा सकती है। तो मैंने देखा कि दिल्ली में हो सकती है, चंडीगढ़ में हो सकती है, देहरादून में हो सकती है। तो मैंने देखा यहां पर 15 दिन का, लेकिन यहां पर क्या था कि लंबा था, 2 महीने 3 महीने देहरादून में। तो मुझे लगा कि 15 दिन में तो वापस आ जाऊंगा तैयारी करके, तो इसका मतलब मुझे जो है, और देखो बच्चों मैंने कसम खाई है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सब कुछ दिया है मुझे इसने, तो मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो इसीलिए क्या हुआ कि फिर मैंने कहा यहां तो वापस आऊंगा तो डंडे पड़ेंगे, और इन डंडों से तो मुझे बच के भागना ही है यहां से। नानी के यहां जाऊंगा तो तुम्हें बताया, तो वहां भी पहुंच जाएंगे, तो इसीलिए दूर जाओ, देहरादून दूर भी पड़ता है मेरठ से। तो मैंने कहा इधर की तरफ निकलो, पहाड़ों में जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने जैसे तैसे करके, जो मेरे चाचा जी थे उनके हाथ में सारा हमारे घर का कामकाज रहता था, तो मैंने उनको कहा कि भाई मुझे जाना है, थोड़ी जिद करी। घर वालों का मेरा ये अच्छा रहा है कि अगर कुछ चीज के लिए जिद करी तो उन्होंने पूरा किया। तो मैंने कहा जी मैं जाऊंगा एनडीए की तैयारी करने, एडमिशन वगैरह मैंने लिया, एनडीए में जाके वहां पर हम लोग पहुंच गए। अब घर वालों को यह था कि यार बढ़िया लड़का हमारा, बढ़िया, इस बार तो 87 से 97 आएंगे, और भैया एनडी की तैयारी कर रहा है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो इसी बीच क्या है, रिजल्ट आता है, और मुझे नोकिया 1100 रुपए का एक फोन आता था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास ई फोन होते थे, ठीक है। तो पहली बार जीवन में मुझे फोन मिला नोकिया 1100 रुपए का। अब मुझे पता था कि रिजल्ट आएगा तो मैं फोन बंद कर लूंगा, और ऐसा ही हुआ। रिजल्ट आने वाले थे, मुझे पता, देखो हर लड़के को, हर लड़की को अपने मार्क्स पता होता है, अपना रिजल्ट, वो झूठ है जो कहते नहीं हमारा तो ऐसा आ गया, सब पता रहता तैयारी में। तो मुझे पता, तो मैंने फोन स्विच ऑफ किया, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। तो भैया जैसे रिजल्ट आया, घर में तो हंगामा हो गया, भैया कहाँ, अच्छा यही हरकत थी इसीलिए भागा ये सब चीजें। तो मैंने कहा फोन, क्योंकि ध्यान रखना बच्चों, जीवन में एक सीख ले लो, कभी भी जब इंसान गुस्से में हो तो सामने मत पड़ जाना, थोड़े से समय बाद आना, क्योंकि गुस्सा शांत हो जाता है, गुस्से में आदमी कुछ भी कर देता है। तो इसीलिए, और मेरा खुरापाती दिमाग थोड़ा सा चलता था पहले से ही। तो भाई मैंने फोन उठाया, अगले दिन जैसे ही फोन उठाया एकदम से तुरंत गालियां पड़ी। समझ रहे हो ना गांव की कैसी गालियां होती है। मैं चुपचाप सुनता रहा, कहां मर रहा था तो कल से, ये वो, मैंने कहा जी बुखार हो रहा था, ये हो रहा था, बहाना मारा, बहाना मारा, ठीक है जी, जान बचाई, क्योंकि दूर से है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो हॉस्टल में हम रहते थे, मुझे आज भी याद है, मैं हॉस्टल के ऊपर खड़ा था छत पे, और इतनी सारी बातें सुन रहा था। लेकिन हॉस्टल में बड़ा मजा आ रहा था, हॉस्टल में बड़ा आनंद आ रहा था, इतना मजा आ रहा था, इतना मजा आ रहा था, ठीक है। हाँ, तो बहुत आनंद आ रहा था कि भाई खाना खाना मिल रहा है बढ़िया, देहरादून में बारिश मौसम, पहाड़ घूमने को मिल रहे हैं, घर से पैसे मिल रहे हैं, बड़ा ही आनंद आ रहा था, ठीक है। लेकिन अब लग रहा था कि भाई नंबर कम आ गए तो दिक्कत आने वाली है। तो हुआ क्या कि इसके बाद देहरादून में ही, किस किसने सुना है, दिल फेंक के मारो, एक आईएम में है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ना मेरे पास स्कूटी, ना मेरे पास कार, ना मेरे पास पैसा, बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता था, जितने घर वाले खर्चे के देते थे उतना ही होता था। तो हम देहरादून में जब घूमने जाते थे इधर उधर तो पैदल जाते थे, यार दोस्त थे हमारे 20-25, मेरे इंस्टाग्राम पे भी फोटो डाली है उसकी, उस पीरियड की। तो आईएम में जो है एक जगह है, वहां पर हम जो है पीओपी देखने गए, जिसको कहते हैं पासिंग आउट परेड। वो मेरी जिंदगी का वो दिन था जिस दिन सब कुछ बदल गया। शायद न जाने में, हो सकता है कुछ आगे कुछ भी हो सकता था। जिस दिन हम पीओपी देखने गए और मैंने वहां पर जीसीज, जो हमारे जेंटलमैन कैडेट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पासिंग आउट परेड होती है, तो उस दिन वो क्या होते हैं, मतलब उनको स्टार्स लग जाते हैं। तो मैं हम लोग वहां पहुंचे, और दोस्त वो नजारा जब देखा ना, कसम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कंधों पे सितारे लगाते हुई माँ, वो कंधों पे सितारे लगाते हुआ बाप, वो गले मिलते हुए उनके भाई बहन, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जीवन में ये सोचा कि यार ये हम क्यों नहीं कर सकते। लोग कहते हैं गांव में कि एनडीए तो बड़े बच्चे करते हैं, शहरों के बच्चे करते हैं, हम किसान के बच्चे क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते इस चीज को। भाई साहब ऊपर से फूल बरस रहे हैं, हेलीकॉप्टर से फूल बरस रहे हैं, ओ हो, वो जो वर्दी देखी ना, सच बता रहा हूं, मेरे को गूज को रोंगटे खड़े हो गए फिर से वो नजारा देख के। उस दिन मैंने ठान लिया था कि आज के बाद
जीवन में इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि मुझे भी यहीं आना है, क्योंकि एनडीए से सेलेक्ट होने का मतलब पहले मैं एनडीए एक्चुअल में ऐसे ही हुआ था कि हुआ ठीक है, नहीं उस दिन तो मैंने कसम खा ली थी कि आज तो करना है दोस्त, अब आज के बाद जीवन में बहुत मेहनत करनी है। और मैं वापस आया, मैं आके बहुत बहुत ज्यादा रोया। मैंने कहा यार मैं क्यों नहीं कर सकता इस चीज को, हम क्यों नहीं कर सकते। उस दिन का दिन था कि जब पढ़ाई शुरू करी मैंने, तो मुझे ये पता था कि अब मुझे निकालना है। और मेरा जो एग्जाम था, सबसे पहला जो एग्जाम था वो यानी कि सेकंड पेपर था। अब सेकंड पेपर में क्या हुआ, सेकंड पेपर मेरा कैंसिल हो गया, यानी कि मेरा एडमिट कार्ड खराब आ गया। मतलब एडमिट कार्ड मैंने गलत फॉर्म फिल कर दिया था, तो पेपर ही नहीं दे पाया मैं। मुझे और रोना आया। फिर 4-5 महीने हमने मेहनत करी, तो मेरा अप्रैल वाला, आपको पता है कि सेकंड के बाद सीधा अप्रैल वाला आता है, तो मेरा अप्रैल वाला जो एग्जाम था वो था। आप यकीन नहीं करोगे, जो आज जिंदगी में झटके हैं ना, ये मैं तब से लेते आ रहा हूं। किस्मत ने हमेशा मुझे मुझे टेस्ट किया है। मेरा एक ऑपरेशन हुआ था उस समय पर भी, अप्रैल में पेपर था और नवंबर दिसंबर में मेरा ऑपरेशन हुआ था। और ऑपरेशन भी इस तरीके से कि मुझे आके तैयारी भी करनी है, लेकिन मैं वापस मेरठ आया, ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने बोला कि 1-1.5 महीना लेटना पड़ेगा, मैं 15 दिन में ही चला गया। तो मेरे साथ दिक्कत क्या होती थी, मेरा आज भी एक दोस्त है उस समय का जो मेरे साथ रूम पार्टनर था, अतुल पुंडी, मुजफ्फरनगर से था। तो हम क्या करते थे, जब मेरे को ऑपरेशन था, क्योंकि ऑपरेशन है तो सर्जरी होगी, तो मेरी पट्टियां जैसे आज पैर में पट्टियां होती है ना, ऐसे मेरी पट्टियां होती थी उस समय पर। तो मेरे को ब्लड आता था, खून आता था जब मैं चलता था। तो उसने मेरी पट्टियां की हैं, कभी मिला तो मैं आपको, मतलब है वो अब दूर दूर हो गए, हम अपने काम में वो अपने काम में, लेकिन कभी साथ में जरूर लाऊंगा, मैं तब बताऊंगा कितनी उस समय पर मैंने जिंदगी में वो की, बहुत देखा यार। तो वो मेरी पट्टी करता था, ब्लड आता था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा अतुल पढ़ना है यार, बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, बाल वाल हमारे थोड़े लंबे होते थे, उसी दिन कटवा दिए, इतना जुनून आ गया, फौजी कटी होगा भाई अब तो, मतलब एकदम से चेंज हो गया मैं पूरा। उसके बाद फिर हमने मेहनत करी। अब मेरी समस्या ये थी कि मुझे मैथ समझ में नहीं आता था, और जब मैथ्स नहीं आता था तो मैं, मतलब हार नहीं मानी, रटूंगा। आरएस अग्रवाल मैथ्स को पूरा रट दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े, कि जैसे तैसे करके जो है समझना स्टार्ट किया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मेरे एक सीनियर थे भैया जो सीडीएस में तैयारी करते थे, तो उनसे मैंने पढ़ा मैथ। सुबह 4-5 बजे का, 5 बजे का सुबह उन्होंने टाइम देते थे, 1 किलोमीटर में चल के पैदल जाता था सर्दी में, सुबह उठ के मैंने कहा पढ़ना है। ये सारे लोग मेरे जीवन में के गवाह हैं, कभी हुआ तो मैं इनका एक शॉर्ट वीडियो बनवा के देखो, बताऊंगा आपको। तो धीरे धीरे मेरा मैथ्स इंप्रूव हुआ, बट इतना हो रहा था कि मुझे, आपको पता है जिसका मैथ्स कमजोर होता है उसको दिक्कतें आती आती हैं। इंग्लिश मेरी अच्छी थी, जीके में मैंने बहुत मेहनत करी। फिर क्या हुआ, उसके थोड़ा सा धीरे धीरे आगे चले, तो ये हुआ कि एनडीए में एक खास बात होती है, लोगों को पता चल जाता है कि तेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो 2 महीने पहले हॉस्टल खाली होने लग गया, सब चले गए छोड़ के, क्योंकि सबको लग रहा था होगा ही नहीं है, तुम्हारे काम का खेल नहीं है। और मुझे लग रहा था कि मेरे से भी नहीं होगा मैथ्स में, बट मैंने तो कसम खा रखी थी कि जंग आर पार की होगी भाई, जो होगा अब देखा जाएगा, क्योंकि सपने तेरे हैं तो मेहनत भी तुझे ही करनी है। पूरे हॉस्टल में आज भी मुझे याद है 2-3 बच्चे बचे हुए थे पूरे हॉस्टल में, सब छोड़ के चले गए सब, कि हम तो घर से कर लेंगे, ये होगा वो। मैंने कहा नहीं, लड़ूंगा आखिरी सांस तक लड़ूंगा, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर 1 महीना जब बचा, अप्रैल में, मुझे आज भी याद है उस समय 14 अप्रैल का शायद पेपर था, 14 या 12 में से एक, मेरे को प्रॉपर डेटा मेरे याद नहीं आ रही, 12 या 14 अप्रैल में से था। उससे पहले 1 महीना, आप यकीन नहीं करोगे, खाना भी रूम में ही मंगा खाया, इतनी मेहनत करी ना दिन रात पागलों की तरह। मैंने पूरा जीएटी पार्ट आपका सब तैयार कर लिया, बट मुझे मैथ्स पे डाउट था। फिर आता है पेपर का दिन, पेपर के दिन हम बाहर खड़े होते हैं, मेरा दोस्त विश्वेंद्र कटारिया कानपुर से, आज इस समय इंडियन आर्मी में मेजर है वो आज भी, ठीक है, मेरे साथ शायद फेसबुक पे है जहां तक है मुझे, मतलब क्योंकि सब लोग अपना अपना चले गए हैं, ठीक है। तो वो मेरा दोस्त मतलब वैसा नहीं था, क्योंकि वो दूसरे हॉस्टल में रहता था, बट जानते थे हम उसको, ठीक है। तो पेपर देने गए, जब मैं पेपर देने गया, मेरा मैथ्स का पेपर, मतलब मेरे हाथ कांप गए, ऐसे यूं हाथ कांप गए पेपर को देख के। मैं मुश्किल से 30 क्वेश्चन के आसपास ही कर पाया, क्योंकि मैथ्स नहीं होती यार, एनडीए की 12th वाली एक्स ग्रुप की मैथ बहुत खतरनाक होती है, तो वही आती है एनडीए में। तो मेरे भाई उसको पेपर देते थे, हाथ कांप गए, पूरा टाइम खत्म हो गया, गोले नहीं भरे गए, और इजी क्वेश्चन पीछे लगे होते हैं। मैंने देखा, रे तूने क्या नाश कर लिया, यूपीएससी की चालाकी होती है, शुरू में टफ देता है, पीछे इजी देता है। तो पूरा पेपर मैंने पढ़ा नहीं, मैंने कहा तू तो बेटा 50 क्वेश्चन कर लेता है, तो इजी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सीधे सीधे क्वेश्चन दे रखे हैं इसने तो मैं बड़ा परेशान हुआ, और मेरा एकदम से रोने का मन किया, पसीना आ गया, मेरी शर्ट अंदर से गीली होने को तैयार होगी। तो मैं तुरंत बाहर आया। अब मैं सोच रहा हूँ बाहर खड़ा होकर, क्योंकि बीच में गैप मिलता है जीएटी से पहले, पहले मैथ्स का पेपर होता, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई भगवान क्या करूँ क्या करूँ, रोना आ रहा है। मैं मतलब मन कर रहा था मैं फांसी लगा लूँ, कुछ उल्टा सीधा कर लूँ। फिर मेरे को लगा कि अगर मैंने जीवन में ऐसा कुछ किया, तो जिनको मैंने इतने दुख दिए हैं उनको कैसे कैसे खुश करूंगा, नहीं ऐसे तो नहीं जाऊंगा इस दुनिया से, कुछ तो बड़ा करके जाना है। फिर उसके बाद मेरा दोस्त वो खड़ा था विश्वेंद्र, उसने कहा संजीव क्या हुआ, क्या बात हुई। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे जो प्रॉब्लम हुई है, और तो उसने मुझे क्या कहा, चल तेरे को राजमा चावल खिला के लाता हूँ। बोले दोस्त अच्छे होना, दोस्त ध्यान रखना, जीवन में बहुत मदद होती है। फिर वो मुझे लेके गया, हमने राजमा चावल खाया, मेरा मन नहीं कर रहा था खाने का। उसने कहा कोई बात नहीं, तू एक काम कर, अभी जीएटी का पेपर है, जितना हो सके अच्छे से दे दे, जो होगा देखा जाएगा। नाश तो हो गया ना, अब तो सब कुछ बेहतर ही होना है। जीएटी तेरा अच्छा है, उसको पता था मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है पहले से ही, और उसे पता था मैंने जीएस भी लर्न किया, साइंस भी अच्छी है। मैं गया जीएटी का पेपर देने, जीएटी का पेपर इतना गुस्सा था ना, सारा उतार दिया पूरा का पूरा। पूरा जीएटी का पेपर ऐसा 80-85, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था मेरे क्वेश्चन सही हो रहे थे। अब रिजल्ट वाले दिन की बारी आती है, रिजल्ट से पहले मैं, मतलब मेरे हर दिन डरता था, मैं कांपता था बैठे बैठे, मैं प्रे करता था
अगर किसी को पता हो, शायद कुछ को पता कुछ को नहीं, तो देहरादून में टपकेश्वर महादेव का मंदिर है। मैंने हर सोमवार को जल चढ़ाया है। लोग अपने प्रेम प्रेमिका पति पत्नी के लिए चढ़ाते हैं, मैंने एनडीए के लिए चढ़ाया है कि भगवान करा दे, एक बार तो करा दे। मैंने एसएसबी के लिए भी किया है। ठीक है, तो बात ये थी कि मैं जाता था वहां पे, लेकिन फिर यही था सारा खेल जो है, खुद पे ही बिलीव था कि भाई होगा ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा। अब रिजल्ट आता है तो उस समय कैफे पे रिजल्ट देखते थे, फोन में तो खुलता नहीं था। तो गए भाई हम रिजल्ट देखने गए। पता लगा वहां पे जाके, हमने कहा भाई ये रिजल्ट देख दो, तो उसमें नंबर दिया। तो उसने कहा कि नहीं है, नहीं है। इतना दर्द हुआ ना, इतना दर्द हुआ ना, मेरी आंखों से आंसू निकल गए। फिर जैसे मैं बाहर निकलने चला, उन्होंने कहा अरे रुको 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 रुको, इधर आओ इधर आओ, देखना ये है क्या। मैंने कहा हाँ। मैं कहा हो गया। जो खुशी मिली ना, जो मतलब दुनिया, ऐसा लगा जैसे जंग जीत ली हो कसम से। क्योंकि वो जंग मेरी खुद की लड़ाई थी, मुझे खुद से। सब लोग मुझे गाली दे रहे थे, सब, क्योंकि मेरा 12th का रिजल्ट खराब हो गया था। सिर्फ दो बच्चों का हमारा निकला था, दो दो लड़के थे हम, मैं और एक मेरा दोस्त था। विश्वेंद्र कटारिया का भी निकला था, पर वो हमारे उससे नहीं था, वो अलग था। दो लड़कों का निकला था। और जब मैं बाहर आया ना, सबसे पहले कॉल मैंने मम्मी को किया। मेरी मदर रही है, हमेशा सपोर्ट में रही है। तो मैंने कॉल किया, मैंने कहा आपका बेटा लेफ्टिनेंट बन गया। बट उनको नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कि बेटा अभी लेफ्टिनेंट नहीं बना, अभी तो दर्द बहुत है जिंदगी में इसके बाद। उसके जस्ट बाद ही मैं खुश होया बहुत, और बाहर आके सांस ली, आसमान की तरफ को देखा। और मुझे उस दिन एक बात समझ में आई कि मैं जीवन में बहुत बड़ा करने वाला हूँ, ऐसे तो नहीं मैं हारूंगा। उस रिजल्ट ने मुझे उम्मीद दी। कभी कभी एक छोटा सा मोटिवेशन बड़ा हो जाता। तब मैंने गहरी सांस ली और फिर मैं लगा एसएसबी की तैयारी करने। इतने न्यूज़पेपर पढ़े उस दौरान, क्योंकि हमारे पास सिर्फ न्यूज़पेपर होता था, गूगल गूगल ये सब हमारे पास नहीं होते थे। इतने न्यूज़पेपर पढ़े, इतना एसएसबी, जीडी, लेक्चरेट, ऐसे ऐसे टॉपिक जो पता भी नहीं होते बच्चों को आज के टाइम पे, जो यूथेनेशिया का केस चल रहा है, ठीक है, ये सारे टॉपिक हम पढ़ते थे। बहुत मेहनत मैंने करी एसएसबी के लिए। लेकिन दिक्कत ये है कि जब पहली बार, और सबने सबने इतना मुझे, मतलब उस समय जब रिजल्ट निकला तो सबने मैसेज किए, ये वो, अच्छा यार लड़का तो लेफ्टिनेंट बनने वाला है, ये वो, गांव में भी पूरी बढ़ाइयां चल रही हैं, अब तो आपका लड़का ये बन जाएगा वो बन जाएगा। मैं भी बहुत खुश था। 22 एसएसबी बोर्ड भोपाल, जब हमें ले जाया गया ट्रक से, रेलवे स्टेशन से, वैसे ले जाया गया जैसे है ना महाराज आ रहे हैं। फिर हम गए वहां पे। नेक्स्ट डे मुझे याद है 72 रोल नंबर था मेरा, सॉरी चेस्ट नंबर। तो स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग का रिजल्ट आता है अगले दिन, क्योंकि पहले दिन तो फॉर्म भर देते हैं, अगले दिन होता है हमारा स्क्रीनिंग। तो फर्स्ट डे होता है स्क्रीनिंग का आपका। तो स्क्रीनिंग का रिजल्ट आता है। अब जो वहां पे रिजल्ट सुनाने के लिए आते हैं, तो बड़ा सा हॉल होता है, उसमें आपको बैठा दिया जाता है। तो वो ऐसे बोलते हैं चेस्ट नंबर 2, 10, 12, 15, ऐसे। जिनका बोल दिया उनका हो गया, अदरवाइज बाकी सब जाइए। तो ऐसे चल रहे थे। जैसे जैसे 60 की तरफ आए, मेरी धड़कनें बढ़ रही थी। फिर उन्होंने बोला 65, 70, 75, 80, मेरा मन टूट गया। फिर वापस आए 63, वो करते हैं ऐसी चीजें। 63, मैंने कहा, फिर वापस आ गए, मुझे लगा हो सकता है, उम्मीद हो सकती है। फिर जब लेकिन एक बार आके दोबारा चले जाते हैं, फिर नहीं बोलते हैं। फिर उन्होंने बोला 85। और हम, मतलब उसी क्षण में मैंने ये ठान लिया था कि भाई संजीव, जिंदगी इतनी आसान तो होने वाली नहीं है। शायद भगवान ने कुछ बड़ी जंग लिखी है नाम पे। क्योंकि बहुत शिद्दत से मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी, मतलब दिन रात एक, कोई हमारे पास वो नहीं होते थे, इतने शौक करने की चीजें नहीं थी, सिर्फ रूम अपना पढ़ाई होती थी। और वहां से सपने टूटे। आज भी याद है जब वापस आके रेलवे स्टेशन पर उन्होंने छोड़ा, तो वहां से और वापस घर तक का सफर इतना भारी हो गया था, जीवन में ये लग रहा था कि यार अब कुछ नहीं बचा है। ये मेरी पहली एसएसबी तक की कहानी है। उसके बाद आगे फिर कभी आपको बताएंगे। तो जंग बचपन से ही चल रही है, बट कभी जंग हारी नहीं है, हारेंगे नहीं। चोट, एक्सीडेंट, ऑपरेशंस, ये हमेशा से चलते आए हैं। बट एक ही चीज थी जिंदगी में कि हारना नहीं है। हारेंगे उस दिन जिस दिन धड़ पे सर नहीं होगा। और उस दिन भी नहीं हारेंगे तब तक जब तक धड़ भले ही ना हो, सॉरी सर भले ही ना हो, धड़ लड़ेगा। सांस ही ना बची जिस दिन शरीर में, तब उस दिन फिर भगवान की इच्छा, अंत तक लड़ेंगे। हारना, मन से नहीं हारना है। हार मिलेगी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मन से नहीं हारना। और ये मैंने एक एक बात आपको सत्य बताई है। उसके बाद शुरू होता है मेरी बेइज्जती। ये मेरी बेइज्जती का दौर शुरू होता है वहां से, क्योंकि मैं एसएसबी तो कर नहीं पाया, तो लोगों ने लांछन लगाने स्टार्ट कर दिए। मैं बयां नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता लोगों ने क्या क्या नहीं बोला है। ये तो पैसे उड़ाता है, ये तो ये करता है, वो करता है। और मैं एक तरफ बैठ के कमरे में रोता और एक तरफ मेरी माँ रोती, क्योंकि या तो मुझे ये बात पता थी या उसको ये बात पता थी कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। गलत इस दुनिया ने ठहराया है, बहुत ताने दिए हैं, बहुत गंदा गंदा बोला है, हम दोनों इंसान रोए हैं अलग अलग जगह पे बैठ के। बस वही वो दौर था, वही वो टाइम था जो मुझे झेलना था। और मैंने कई बार सोचा भी, मैं आपको बताऊं, इसकी कसम खा के कह रहा हूं, मैं गांव गया, मैंने डिप्रेशन की गोलियां भी ली हैं। मेरे पापा को पता चला, बहुत गालियां दी, बहुत।
कि वो लड़का जो कभी हंसते खेलते गाँव में पूरा दिन भर ऐसे ही क्रिकेट खेलने पे मैं पिटा हूं, पता है, गेम खेलने पर, टेकन 3 मारियो खेलने पर, वो बचपन की कहानी कोई बताएंगे आपको, मैं पिटा हूं, आज वो डिप्रेशन की गोलियां खा रहा है। तो वो दौर भी हमने देखा है, वहां से निकले हैं हम। मैंने कहा आज के बाद जीवन में कभी भी हार नहीं माननी, लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा, और ये हुआ। बहुत झेला, उसके बाद तो लोगों का गेम शुरू हो गया, हमारा नहीं। हमारा तो बहुत लंबे टाइम के बाद समय आया, और हमारा नहीं है उस समय लोगों ने। तो एक वक्त आता है जब लोग आपको रुलाएंगे। ये किसी, तुम्हारे साथ अगर ऐसा जीवन में आज हो रहा है तो बेटा याद रखना, तुम्हारे गुरु के साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है। दुनिया ताने मारेगी, लेकिन उस समय को झेल के आगे निकलना है। वादा करो कि भैया लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे, जब तक इस शरीर में सांसें हैं आखिरी सांस तक लड़ेंगे, पीछे तो नहीं हटने वाले हैं, चाहे दुनिया अपने ही क्यों ना खिलाफ हो जाए, दुनिया की तो औकात किया, हम तब भी लड़ेंगे, हार तो नहीं माननी है। ये बता के जाना है इस दुनिया को कि अगर हम आए हैं यहाँ पे तो बता के जाएंगे कि हमें क्यों भेजा गया है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो ऐसा होता है, सबको झेलना पड़ता है, ठीक। चलिए जी, तो मैं इसीलिए, आप देखते हो ना कि जीवन में इतनी समस्याएं आती हैं, मैं कभी इतना ज्यादा वो लेता नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है यार ये तो, ये इनसे भी बड़ी बड़ी चीजें हम झेल के आ चुके हैं, बहुत बड़ी। उस दौर में जब हम छोटे से, हमारे हंसने खेलने की उम्र थी, तब लोगों ने हमें बैठा के रुलाया है।